नमस्कार दोस्तों, हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, जो राजनीतिक गलियारे में एक हॉट डिबेट या बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है, और वो है बिहार के चुनाव परिणाम। जब बिहार में जैसे ही एनडीए को 202 सीटें मिलने की खबर आई, राजनीतिक गलियारे में जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने एक सुर में कहना शुरू कर दिया कि ये वोट चोरी है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उनको ये परिणाम हजम नहीं हो रहा है। आखिर क्यों बीजेपी के ऊपर ये वोट चोरी का आरोप लगता है और क्यों अखिलेश यादव को ये परिणाम हजम नहीं हो रहा है? इसके लिए हमको रूट को समझना पड़ेगा। अगर आप मुलायम सिंह यादव के राजनीति को देखेंगे तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो ओल्ड गार्ड थे पॉलिटिक्स के, यानी वो पुराना दौर का पॉलिटिक्स जिसका स्केल ही अलग हुआ करता था। जयप्रकाश नारायण से उठी चिंगारी में आप देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव जन्मे, नीतीश कुमार जन्मे, मुलायम सिंह यादव जन्मे। और उस दौर के पॉलिटिशियन की एक खासियत थी कि वो आम से खास बने थे, आम लोगों के बीच से आए हुए थे, और यही कारण था कि आम लोगों की बोली भाषा सब कुछ वो समझते थे। मुलायम सिंह यादव जब समाजवादी पार्टी में चरम पर थे तो तमाम आरोप लगते थे कि वो जातिवाद करते हैं या तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बावजूद भी उनके पास ये महारत थी कि वो सवर्णों को साथ जोड़कर चल पाते थे, खास तौर से जो राजपूत समाज था उसको जोड़कर चल पाते थे। लेकिन जैसे जैसे वो कमज़ोर पड़ते गए और फिर नए पॉलिटिक्स का उदय हुआ, यानी समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश यादव का कद काफ़ी बढ़ गया, और फिर नए दौर की पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी उठापटक होती है। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव जहां ये उम्मीद कर रहे थे कि बड़े भाई के हटने के बाद शायद वो उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तराधिकारी बनते हैं मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, और यहीं से पार्टी में रार शुरू होती है। कहीं न कहीं गाहे बगाहे शिवपाल यादव इस रस्सी को खींचते रहते हैं और बीच में ये एहसास दिलाते रहते हैं कि कहीं न कहीं पार्टी में कुछ ठीक नहीं है। और साथ ही साथ ये दूसरी कम्युनिटी में ये बात पहुंचने लगती है कि अखिलेश यादव वैसे तो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और उसके सर्वे सर्वा हैं, और समाजवादी पार्टी ये वही समाजवादी पार्टी है जो कहीं न कहीं इस बात से पनपी थी, वो जो शोषित हुआ करते थे, जो वंचित हुआ करते थे, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो इनका सबसे बड़ा वोट बैंक था वो नॉन यादव ओबीसी थे। यानी एक ऐसा मंच जो सामाजिक न्याय की बात करता था और जिसमें यादवों के साथ साथ नॉन यादव यानी ओबीसी के अम्ब्रेला के अंदर आने वाली जितनी जातियां थी वो सारी उस मंच पे थी। और सब उस समय उस दौर में मुलायम सिंह यादव को अपने नेता के तौर पे देखती थी, और यही कारण था कि मुलायम सिंह यादव की स्वीकार्यता एक बड़े समुदाय में थी। उनको नेताजी के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन अगर आप आज के दौर की पॉलिटिक्स देखेंगे तो कहीं न कहीं जो नॉन यादव ओबीसी है, यानी वो ओबीसी जो यादव नहीं बल्कि अन्य जातियों से आता है, उसका मोह समाजवादी पार्टी से भंग हो चुका है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। 2014 के जब परिणाम आए तो उस समय इलेक्शन कमीशन मोदी के हाथ में नहीं था, और उस समय भी इस तरह से परिणाम आए थे कि किसी को पच नहीं रहा था। अगर उसके पहले बीजेपी की सरकार होती तो सब एक सुर में यही आरोप लगाते कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथों में कठपुतली बन गई। लेकिन 2014 का परिणाम आज भी हमें याद है। तकरीबन इस घटना को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन वो यादें एकदम ताज़ा है। किस तरह से लोगों की उम्मीद से परे परिणाम आया था, लोग समझ नहीं पा रहे थे, और राजनीतिक पंडितों ने उसको नाम दिया था मोदी वेव, यानी मोदी की लहर। उसको और नाम दे भी क्या सकते थे, क्योंकि उनका सारा कैलकुलेशन फेल हो चुका था। और तब तो आरोप लगाने के लिए यह भी नहीं था कि वोट चोरी हो गया या इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में था। दोबारा फिर मोदी चुनाव में आते हैं और दोबारा फिर वही परिणाम आता है। फिर से जो विपक्ष की पार्टियां थी वो ध्वस्त हो गई। लेकिन इस बार अब उनके हाथ एक नुस्खा लग चुका था कि इलेक्शन कमीशन मोदी के हाथ की कठपुतली हो गया है। लेकिन वो बार बार इस बात से चूकते रहे कि असल समस्या क्या है, क्यों मोदी का कद इतना बढ़ता जा रहा है पॉलिटिक्स में, और क्यों बाकी पार्टियां कमजोर होती जा रही हैं।
एक बार फिर से अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आरजेडी के साथ भी लगभग वही चीज़ें होती हैं। प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, बिहार में आप आरजेडी को ले लीजिए, को सामाजिक न्याय के तौर पे तमाम नॉन यादव ओबीसी का समर्थन मिला हुआ था। और जब ये पार्टियां सत्ता में आई, जब पावर में आई, तो उन्होंने अपने समर्थकों को एक खास तरीके से लुभाने की कोशिश की, और वो ये था कि उनको खुली छूट देना, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो उद्दंडई हो, या फिर जाति आधारित पॉलिसीज बनाना। और फिर वहीं से शुरुआत होती है नॉन यादव ओबीसीज के विश्वास के टूटने की। शुरू में उनको लग रहा था कि शायद मुलायम यादव उनके नेता हैं और वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, वो सर्व समाज की बात करते हैं, वो सारे शोषितों और वंचितों की बात करते हैं। लेकिन एक ऐसी घटना है जो राजनीतिक इतिहास में काला धब्बा की तरह आज भी मौजूद है, गेस्ट हाउस कांड। आप सबको याद होगा, जिसमें क्या चीजें हुई और किस तरह से एक दलितों के नेता के साथ बुरा बर्ताव किया गया, लोगों के बीच पहुंचा, और बार बार जो ये दलितों और शोषितों का नेता बनने का जो तमगा था वो दागदार होता रहा, वो कमजोर होता रहा। आज अगर आप अखिलेश यादव को देखेंगे तो अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जिनके पास एक बड़ी टीम है, एक बड़ा जातिगत समर्थन भी है, लेकिन वो जमीनी राजनीति को साथ नहीं समझ पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी उनके अपने खुद के कार्यकर्ता अगर उनसे मिलने जाते हैं तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आज भी अखिलेश यादव का जो कद है, जो उनका रुतबा है, वो किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं, और इस बात का एहसास उनके कार्यकर्ताओं को भी है। यानी वो जमीन से जुड़ नहीं पाते हैं, जमीन की भाषा नहीं बोल पाते हैं। अब उनके राजनीति में सक्रिय होने के बाद, और यूं कहें कि समाजवादी पार्टी को सत्ता तक लाने के लिए उन्होंने कुछ नुस्खे अपनाए। जब वो समाजवादी पार्टी में सक्रिय हुए तो उन्होंने देखा कि मुलायम यादव कहीं न कहीं मुस्लिमों को वरीयता दे रहे थे, और उसी को हम कह सकते हैं कि MY समीकरण चल रहा था, लेकिन फिर भी वो उतना एक्टिव नहीं था। लेकिन जब अखिलेश यादव आए तो उनको एक नुस्खा हाथ लग गया, और उन्होंने समझा कि अगर मेरे वोट के साथ साथ अगर मुस्लिम समाज का भी वोट मिल जाता है तो कहीं न कहीं सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो MY समीकरण को उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, और जैसे ही उन्होंने मुस्लिम समाज की वकालत करना शुरू कर दी, जैसे ही उन्होंने मुस्लिम समाज के ऊपर डेरा डालना शुरू कर दिया, चुनाव और पॉलिटिक्स पूरी तरह से पोलराइज्ड हो गया। कहीं न कहीं हिंदू वोटर्स अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगा, और इस पोलराइजेशन के गेम में फिर बीजेपी की एंट्री होती है। बीजेपी अगर शुरुआती दिनों से हम देखें तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चल रही थी, और उनका जो एकमात्र मजबूत हथियार था वो हिंदुत्व था, वो राम मंदिर था। और जब मुस्लिम के पक्ष में जब पोलराइजेशन होने लगा तो बीजेपी के लिए बहुत आसान हो गया कि वो हिंदुओं के पक्ष में बात करे और अपने हिंदू आइडेंटिटी कार्ड को वो प्ले करे, और फिर यहीं से एक एडवांटेज बीजेपी को मिलता है। अगले क्रम में बीजेपी कुछ और हथियार का इस्तेमाल करती है, जैसे कि इतने लंबे समय तक पॉलिटिक्स में होने के चलते उनको पॉलिटिक्स का ताना बाना अब समझ आ चुका था। यानी उनको पता चल गया था कि समाजवादी पार्टी की जो मजबूती है वो सिर्फ यादव समाज के लोग नहीं हैं, बल्कि नॉन यादव ओबीसी वोटर है, वो है जो समाजवादी पार्टी को अब तक मजबूत करते आए थे। और इसी मजबूत कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दिया। तमाम ओबीसी नेताओं को वरीयता देना, अपने पार्टी में शामिल करना, और जो पार्टी में नहीं आए उन्होंने अपना एक दल बना लिया, और फिर गठबंधन के माध्यम से वो बीजेपी में शामिल हो गए, और फिर वहीं से पासा पड़ता है। और उसके बाद एक के बाद दूसरा हार, दूसरे के बाद तीसरी हार लगातार समाजवादी पार्टी फेस करती रहती है, और असल जड़ के मुद्दे पर न जाकर वो लगातार बीजेपी के ऊपर गलत चुनाव का आरोप लगाती रहती है। बहरहाल अगर आप जमीन पे देखेंगे, जो भी पार्टियां सत्ता में रही हैं, अगर चुनाव होता है तो कहीं न कहीं उसका असर दिखता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जब बसपा की राज्य में सरकार थी और हमारे ही चंदौली जिले के बहुत ही जमीनी नेता आदरणीय रामकृष्ण यादव जी जब सांसदी का चुनाव लड़े थे तो काफ़ी करीब का मुकाबला था,
एक बार रिकाउंटिंग हुई, वोटों का अंतर कम हो गया और फिर से रिकाउंटिंग की मांग होने लगी। और एक बार और रिकाउंटिंग हुआ होता तो कहीं ना कहीं शायद उनको हार का मुंह देखना पड़ता। तो राजनीतिक दल जो सत्ता में हैं उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। वो पहले भी था, वो अब भी है, लेकिन वो इतना बड़ा फर्क नहीं होता है कि आपको राज्य में और केंद्र में चुनाव जिताने या हराने में मदद कर पाए। और यही कारण है कि अगर आप बिहार चुनाव में देखेंगे तो कई जगह जगह मुकाबले बहुत ही करीब के रहे और 200-200, 300-300 वोट से जीत हार हुई। बीजेपी कई जगह 300, 400 या 500 वोट से हारी भी है। अगर उसके पास इतना शक्ति होता कि वोट चोरी कर लेती, चुनाव परिणाम को बदल पाती, तो 500-400 वोट से हारने का प्रश्न ही नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि चुनाव मुश्किल नहीं है। और वोट चोरी का मामला इसलिए है क्योंकि पहली बार तो आपने मोदी मैजिक का नाम दे दिया, दूसरी बार आपको लगा कि मैजिक इतने लंबे समय तक नहीं चल सकता है, दूसरी हार के बाद आकलन होना शुरू हो गया कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन फिर से बात समझ में नहीं आई। अब एक बात समझ में आ गई है कि जीत हार जब होगी तब होगी, लेकिन लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और यही कारण है कि संविधान खतरे में है जैसे नारे, वोट चोरी हो रहा है जैसे नारे लगातार लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब एक सीधी सी बात समझिए कि चुनाव जीतने में प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया और उनकी काफ़ी सीटें कम रह गई। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि विपक्ष ने इस बात को बहुत ही मजबूत तरीके से लोगों के बीच रख दिया और उनको कन्विंस भी कर दिया कि संविधान खतरे में है। और लोगों को ये बात समझ में भी आ गई और यही कारण था कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और विपक्ष को ये बात भली भांति पता है कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपके पास सबूत होने चाहिए, आपके पास तथ्य होने चाहिए, और अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। यही कारण है कि जिस जगह पे इनको जाना चाहिए वहाँ पर जाने से कतराते हैं। लेकिन आम आदमी के बीच में पहुँचकर भ्रम फैलाना बहुत आसान होता है और इसीलिए पहले मोदी मैजिक, फिर वोट चोरी, संविधान खतरे में है, ये तमाम चीज़ें लगातार दिन पे दिन गढ़ी जा रही है। लेकिन अगर राजनीति करनी है तो आम लोगों को समझना पड़ेगा, इस जनरेशन को समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि आखिर कमी कहाँ रह जा रही है। 2022 का चुनाव अब भी मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में परिणाम घोषित होने वाले थे। परिणाम घोषित होने से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में एक समाज के द्वारा लाठी में तेल लगाए जाने की बात की जा रही थी और लगातार उद्दंडता का प्रदर्शन किया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो लाठी में तेल लगाना और उद्दंडता का प्रदर्शन करना यही कारण है कि जो तमाम शोषित वंचित जातियां हैं, जो तमाम नॉन यादव ओबीसी के लोग हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं भय पैदा होता है। और यही कारण है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ अब कंफर्टेबल होकर नहीं चल पाते हैं। और अगर राजनीति में फिर से वापस आना है तो इस बात को तय करना पड़ेगा कि आखिर समस्या की जड़ क्या है, और अगर उस जड़ पे काम किया गया तो निश्चित तौर पर आज हार है, उस हार को जीत में बदला जा सकता है। लेकिन प्रोपेगेंडा की राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि जब से इंटरनेट की क्रांति हुई है हर हाथ में इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंच पा रहा है। और आज के दौर में तो अब एक और अच्छी बात हो गई है कि हर युवा, हर व्यक्ति आज समझ पा रहा है कि क्या फेक न्यूज़ है, क्या प्रोपेगेंडा है और क्या रियल न्यूज़ है। इसीलिए एक दौर में ये प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ में मोबाइल पर खूब काम किए, लेकिन अब आम आदमी बेहद ही सतर्क और सजग है और उनको बहला फुसला पाना या गलत तरीके से मैनिपुलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं अखिलेश यादव के दो बातों को आप लोगों के सामने रख के इस वीडियो को समाप्त करूंगा। पहला, ये अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सदन में, विधानसभा में एक बार बहुत ज़्यादा नाराज हो गए कि किसी ने उनसे जाति पूछ ली थी और इस बात से बहुत भड़के हुए थे कि आखिर किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है कि उनसे उनकी जाति पूछ ले। लेकिन उसके ठीक पहले ही एक वीडियो में देखा गया कि कोई पत्रकार है, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो अखिलेश यादव जी ने उनसे उनकी जाति पूछ ली और जैसे ही पत्रकार ने बताया कि उनका नाम कोई मिश्रा जी है तो तुरंत मिश्रा जी पे वो फप्तियाँ कसने लगते हैं। और फप्तियाँ जातिगत आधार पे होती हैं, यानी वो स्वयं जाति पूछते हैं और जाति पर आधारित फप्तियाँ कसते हैं। लेकिन अगर उनसे जाति पूछी जाती है तो उसको वो विक्टिम कार्ड के तौर पे लेते हैं। और ये बात लोगों के सामने है। हो सकता है कि जो आपके कट्टर समर्थक हैं वो आपके हर बात को स्वीकारेंगे और चाहे किसी भी हद तक आप जाएं,
आप उनके लिए हमेशा प्रिय बने रहेंगे। लेकिन जो न्यूट्रल वोटर होता है वो तय करता है कि सत्ता की चाबी किसके पास पहुंचने वाली है। और यही कारण है कि आज आपकी अपील न्यूट्रल आदमी तक पहुंचनी चाहिए, न्यूट्रल वोटर तक पहुंचनी चाहिए। और आपको देख के लगना चाहिए आप दबे, शोषित और वंचितों की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लगातार, आज अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उनके परिवार के 5 सांसद हैं। उसके बाद देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव के बाद उनके उत्तराधिकारी शिवपाल यादव नहीं बने, बल्कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव बने। तो कहने का मतलब ये बात लोगों को समझ में आ गई कि यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात नहीं है, यहाँ पर खुद के साथ न्याय करने की बात है। यहाँ पर यह प्रश्न प्रमुख है कि कैसे सत्ता की चाबी एक परिवार के पास और एक व्यक्ति के पास केंद्रित रहे। और यही कारण है कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी अब कहने लगे हैं कि मुस्लिम 18% हैं और यादव 11% है। जब 3 बार समाजवादी पार्टी के परिवार से कोई मुख्यमंत्री बन गया तो क्यों न 18% वाले मुस्लिम समाज के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाए। और यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है समाजवादी पार्टी के नियत के ऊपर कि जिस MY समीकरण को लेकर वो राज करते रहे, क्या अब मुस्लिम को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका दे सकते हैं? और अगर इन प्रश्नों के ऊपर विचार किया जाए और समस्या की जड़ तक पहुंची जाए तो निश्चित तौर पर राजनीति में वापसी हो सकती है। वरना हर चुनाव के बाद आपके मन में यही आएगा, कभी आप कहेंगे कि मोदी मैजिक है, कभी कहेंगे लहर है और कभी कहेंगे कि वोट चोरी हो गया, पर सबूत नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी सत्ता तक कैसे पहुंच रही है, लेकिन आम आदमी भली भांति समझ रहा है कि बीजेपी सत्ता की चाबी कैसे हथिया ले रही है। आप अपने राय कमेंट के माध्यम से हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वीडियो में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।